डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग एक डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो जो डेटाबेस की हमारे पास लैंग्वेज है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ सीक्वल। आई होप आप लोगों ने डेटाबेसेस का कोई कोर्स स्टडी किया होगा जिसके अंदर आपने सीक्वल को इन डेप्थ कवर किया होगा। अ, लेकिन अगर आपने सीक्वल को नहीं भी पढ़ा तो हम लोग उसकी बेसिक्स को जो है अभी देख लेते हैं। सीक्वल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं। जो सबसे बेसिक स्टेटमेंट है दैट इज़ द सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जब हम लोगों ने डेटाबेस से कुछ डाटा फैच करके लाना होता है उसके लिए हम लोग सेलेक्ट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जिस तरह लेट्स से हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास बुक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, इस बुक के अंदर लेट्स से जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉलम्स के अंदर या फील्ड्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है। जिस तरह हमारे पास उसका टाइटल है बुक का, उसका आईएसबीएन है, मे बी उसके ऑथर की इंफॉर्मेशन है, उसकी प्राइस है, बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ हर बुक का जो है वो टाइटल और उसका जो आईएसबीएन है वो फेच करके लाना चाहते हैं। तो हम लोग सेलेक्ट और उसके बाद जो फील्ड्स हम लोग फेच करके लाना चाहते हैं वो लिखेंगे फ्रॉम, और फिर जिस टेबल के अंदर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन स्टोर है उस टेबल का नाम लिख देंगे। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि एक टेबल के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं वो सब की सब हम लोग रिट्रीव कर लें, तो उसके लिए फिर हम लोग स्टैरिक यूज़ करेंगे, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम बुक। और इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास जो डाटा फैच होके आया है वो हम लोग सॉर्ट करना चाहें किसी फील्ड की बेस पे। जिस तरह हम लोग ये कहते हैं कि सेलेक्ट आई एस पी एन कॉमा टाइटल फ्रॉम बुक्स ऑर्डर बाय टाइटल, तो इससे क्या होगा कि जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो फिर सॉर्टेड होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइटल ऑफ द बुक। और इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं कि मल्टीपल क्राइटेरिया की बेस पे सॉर्टिंग करें, और इस तरह भी कर सकते हैं कि कुछ फील्ड्स को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहें और कुछ को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहें। जिस तरह इस एग्जांपल में हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग बुक से जो है वो आईएसबीएन और टाइटल की इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, और जो हम लोग ऑर्डर करते हैं वो हम लोग कॉपीराइट ईयर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो बुक का टाइटल है उसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, राइट। And as you can see that the one of the attributes, one of the fields is not selected in the select statement ना, तो it is fine कि आपने किसी फील्ड को सेलेक्ट नहीं भी किया हुआ तो तब भी आप उसकी बेस पे सॉर्टिंग कर लें। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोग डाटा फैच करके ला रहे हैं वो हमारे पास कंडीशनली हम लोग फैच करें, तो उसके लिए हमारे पास वेयर की क्लॉज यूज़ होती है। जिस तरह हम लोग वो तमाम बुक्स लेके वो तमाम बुक्स हम लोग फैच करना चाहते हैं जिनका कॉपीराइट ईयर 2010 से बड़ा हो, दैट मीन्स के 2011 ऑनवर्ड्स की जो बुक्स हैं वो हम लोग फैच करना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए वेयर की क्लॉज यूज़ कर लेते हैं, वेयर कॉपीराइट ईयर इज़ ग्रेटर देन 2010। तो डेटाबेस से हमारे पास सिर्फ वो रिकॉर्ड्स फैच होंगे जिनका कॉपीराइट ईयर हमारे पास 2010 से बड़ा है। और इसी तरह हम लोग मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम लोग सेकंड एग्जांपल में हम लोग कह रहे हैं कि सेलेक्ट द बुक्स जिनकी कैटेगरी जो है वो मैथ हो और जिनका कॉपीराइट ईयर 2014 हो। दैट मीन्स के जो 2014 के ईयर की हमारे पास मैथ से रिलेटेड बुक्स हैं वो हम लोग फैच करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग वेयर की क्लॉज के अंदर मल्टीपल कंडीशंस पास कर सकते हैं। एट टाइम्स इस तरह होता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो मल्टीपल टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जिस तरह हमारे पास लेट्स से अगर बुक्स हैं तो बुक्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास बुक्स के टेबल में है, और फिर ऑथर्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑथर्स के टेबल में है, और फिर कौन से ऑथर्स ने कौन सी बुक्स राइट की हैं वो इंफॉर्मेशन हमारे पास एक थर्ड टेबल में है। या एक और अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो लेट्स से हमारे पास आर्टिस्ट की इंफॉर्मेशन एक टेबल में है, और फिर जो हर आर्टिस्ट का जो आर्ट वर्क है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास एक और टेबल में आर्ट वर्क्स के। ये हम लोग नॉर्मलाइजेशन के अंदर इस तरह करते हैं, इससे हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं। आई होप कि आपने डेटाबेस के अंदर जो नॉर्मलाइजेशंस पढ़ी हुई हैं उनके अंदर आपने इन चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया होगा। जब हम लोग मल्टीपल टेबल से इंफॉर्मेशन फैच करके लाना चाहते हैं तो उन टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास ज्वाइन की स्टेटमेंट होती है या ज्वाइन की क्लॉज होती है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक इनर ज्वाइन, हम लोग सबसे पहले तो ये कि हम लोग टेबल सेलेक्ट करेंगे जिनसे हम लोग डाटा फैच करके लाना चाहते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि आर्टिस्ट से हम लोग डाटा फैच करके लाएंगे,
और उसको ज्वाइन किससे करना चाह रहे हैं, आर्टवर्क से। तो उसके लिए हम लोग इनर ज्वाइन यूज़ करेंगे आर्टवर्क्स ऑन के बाद हम लोग जो दोनों टेबल्स में कॉमन फील्ड है वो हम लोग मेंशन कर देंगे। जिस तरह यहाँ पे इन दोनों के अंदर जो कॉमन फील्ड है वो हमारे पास आर्टिस्ट आईडी है, तो हम लोग इनर ज्वाइन आर्टवर्क्स ऑन, जब आर्टिस्ट्स डॉट आर्टिस्ट आई डी इज इक्वल टू आर्टवर्क्स डॉट आर्टिस्ट आई डी करेंगे, तो इससे हमारे पास एक ज्वाइन क्रिएट हो जाएगा। और हमारे पास रिजल्ट किस किस्म का होगा, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसके अंदर आर्टिस्ट आईडी होगी, आर्टिस्ट नेम होगा, फिर उसके बाद हमारे पास उस आर्टिस्ट ने जो आर्ट वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, उनका टाइटल, उनकी आर्टिस्ट आईडी, उनकी आर्ट वर्क आईडी और उनका हमारे पास ईयर ऑफ वर्क, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास उसके अंदर से रिट्रीव हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो जॉइन है वो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स पे भी हो सकता है। जिस तरह अगर इन तीन टेबल्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास जो बुक्स और बुक ऑथर ज्वाइन होंगे वो बुक आईडी की बेस पे ज्वाइन होंगे, और जो बुक ऑथर्स और ऑथर्स ज्वाइन होंगे वो हमारे पास ऑथर आईडी की बेस पे ज्वाइन होंगे। जब हम लोग इन्हें ज्वाइन करना चाहेंगे तो वो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग मेनली बुक्स से जो है वो हम लोग डेटा फेच करके लाएंगे, उसे इनर ज्वाइन करेंगे, और फिर इनर ज्वाइन के अंदर फर्दर हम लोग एक और इनर ज्वाइन करेंगे ऑथर्स और बुक ऑथर्स को। तो ऑथर्स और बुक ऑथर्स को हम लोगों ने ज्वाइन किया ऑथर आईडी पे, और फिर हम लोगों ने बुक्स और बुक्स ऑथर को ज्वाइन किया बुक आईडी पे। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल टेबल से इंफॉर्मेशन फेच करके ला सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप का। ग्रुपिंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, लेट्स सी वन एग्जांपल। लेट्स से हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो आर्ट वर्क्स का टेबल है उसके अंदर कितने ऐसे आर्ट वर्क्स हैं जो हमारे पास 1900s के बाद के हैं, राइट। तो इसके अंदर हम लोग सिलेक्ट की स्टेटमेंट लिखते हैं, सेलेक्ट काउंट, काउंट इज द एग्रीगेशन फंक्शन, आर्ट वर्क आईडी एज नंबर ऑफ पेंटिंग्स फ्रॉम आर्ट वर्क्स। तो ये क्या करेगा कि जितने भी रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे, दैट मीन्स इस टेबल में जितनी भी रोज होंगी जिनके अंदर ईयर ऑफ वर्क 1900 से ग्रेटर है उनको काउंट कर लेगा, दैट्स इट। लेकिन अगर हम लोग ये काउंटिंग जो है वो आर्टिस्ट स्पेसिफिक करना चाहें कि किस आर्टिस्ट ने कितने आर्ट वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं, तो उसके लिए फिर हमें ग्रुप बाय की स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। हम लोग सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक एग्रीगेशन फंक्शन है काउंट का फ्रॉम आर्टिस्ट, और ग्रुप बाय नेशनैलिटी। तो अब यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग किसकी बेस पे करें, नेशनैलिटी की बेस पे। तो हमारे पास क्या होगा, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो ग्रुप होंगे नेशनैलिटी की बेस पे, और जिस नेशन के जितने आर्ट वर्क्स हैं उनका काउंट अलहदा अलहदा से हमें मिल जाएगा। जिस तरह यहाँ पे अगर हमारे पास 5 नेशंस का डाटा है तो हर एक नेशन का हमारे पास जो आर्ट वर्क्स का काउंट है या नंबर ऑफ आर्टिस्ट का जो काउंट है वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। हम लोगों ने जब कोई इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी होती है तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। उसके बाद जोन सी फील्ड्स हम लोगों ने जिन फील्ड्स में वैल्यूज इंसर्ट करनी होती हैं वो फील्ड्स हम लोग मेंशन करते हैं और उनकी वैल्यूज़ मेंशन कर देते हैं। इस तरह हमारे पास ये रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में सेव हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे तमाम की तमाम फील्ड्स मेंशन करें, सिर्फ जिन फील्ड्स का डाटा हम लोग स्टोर करना चाहते हैं वो फील्ड्स हम लोग मेंशन करेंगे और वो हमारे पास डेटाबेस के अंदर जाके इंसर्ट हो जाएंगी। इसका एक और सिंटैक्स भी है इंसर्ट का, जिसके अंदर हम लोग इस तरह करते हैं कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखते हैं और फिर सेट फील्ड नेम और उसकी वैल्यू, कॉमा सेकंड फील्ड नेम उसकी वैल्यू, कॉमा थर्ड फील्ड नेम की वैल्यू, एंड सो। इसी तरह अगर हम लोग किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास अपडेट की स्टेटमेंट यूज़ होती है, अपडेट टेबल नेम, और उसके बाद जिस फील्ड को हम लोग अपडेट करना चाहते हैं वो हम लोग उसकी अपडेटेड वैल्यूज़ लिख देते हैं कि टाइटल हमारे पास ये हो जाए, ईयर ऑफ वर्क ये हो जाए, आर्टिस्ट आईडी ये हो जाए। और फिर इसके अंदर हम लोग वेयर की क्लॉज करते हैं कि ये किस रिकॉर्ड के लिए हम लोग ये वैल्यू सेट करना चाहते हैं। वहाँ पे हम लोग कहते हैं आर्ट वर्क आईडी 54 जो है उसके लिए हमारे पास फील्ड्स जो हैं वो इस तरीके से अपडेट हो जाए। मेक श्योर कि जब भी आप अपडेट की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपके पास वेयर की क्लॉज लाजमन हो। अगर आप वेयर की क्लॉज नहीं यूज़ करेंगे तो आपके पास डेटाबेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे, एंड यू माइट नॉट वांट टू डू दिस। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए डिलीट की आपके पास स्टेटमेंट है, डिलीट फ्रॉम आर्टवर्क्स वेयर आर्टवर्क आईडी इज इक्वल टू 54, राइट। तो इस एग्जांपल में आप जो आर्टवर्क 54 है उस रिकॉर्ड को डिलीट करें। सेम लाइक अपडेट,
आपने डिलीट के अंदर भी वेयर की क्लॉज लाजमन देनी है, वरना आपके टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे। एसक्यूएल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शंस का होता है, ख़ास तौर पे जब आप क्रिटिकल सिस्टम्स के साथ काम कर रहे हैं, जिस तरह आपके पास बैंकिंग्स हैं या आपके पास कुछ एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिन सब का जिन जिस केस में आपके पास तमाम स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूट होना, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होना इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, उसके लिए आप ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। ट्रांजैक्शन का मैकेनिज्म सिंपल सा होता है, आप ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं, फिर आप कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अब इन सब के सब स्टेटमेंट्स का सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है। अगर इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होती तो फिर आप इस ट्रांजैक्शन को स्टॉप कर देंगे और फिर इसमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं यूज़ कर रहे तो फिर इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी, आपके पास डाटा में इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी, राइट। तो ट्रांजैक्शंस का सिंपल सा मैकेनिज्म होता है, स्टार्ट ट्रांजैक्शन करते हैं और फिर जो आपके पास रिलेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप लिख देते हैं। अगर आपके पास ये स्टेटमेंट्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो फिर आप कमिट कर देते हैं, और अगर आपके पास इसमें से किसी स्टेटमेंट में एरर आ जाता है तो फिर आप रोल बैक कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो डेटाबेसेस के लिए हमारे पास बहुत सी डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। At times we have to choose a database, or at times we are bound to use a database. One of the popular databases that is used in web development is MySQL. MySQL traditionally MySQL के नाम से ही था, more recently अब ये MariaDB के नाम से आता है। लेकिन जो हमारे पास सॉफ्टवेयर स्टैक है, जिस तरह अगर हम लोग शाम का सॉफ्टवेयर स्टैक यूज़ करते हैं तो इसके अंदर बैकएंड पे इंस्टॉल तो MariaDB होता है, लेकिन जो हम लोग उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, जो टूल यूज़ कर रहे होते हैं, इवन जो PHP में हम लोग कोड लिख रहे होते हैं उससे इंटरेक्ट करने के लिए, इट इज़ द सेम दैट इज़ यूज फॉर MySQL. So you will not see much difference when using MariaDB instead of MySQL. MySQL को जब हम लोगों ने एक्सेस करना होता है तो उसको एक्सेस करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। जब आप डेटाबेस को इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ आपके पास एक कमांड लाइन यूटिलिटी भी इंस्टॉल हो जाएगी, जिसे हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। इट डजेंट मैटर वेदर यू आर यूजिंग विंडोज़, लिनक्स और मैक, इन तमाम पे आपके पास ये कमांड लाइन यूटिलिटी अवेलेबल होगी। कमांड लाइन यूटिलिटी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं और फिर हम लोग कमांड्स के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। जब हम लोग एक डेटाबेस से कमांड लाइन के थ्रू कनेक्ट करना चाहेंगे तो हमें एक कमांड लिखनी पड़ेगी। लेट्स से MySQL के केस में MySQL होगा। ये फ़ाइल कहाँ पे पड़ी होगी? ये फ़ाइल अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास जो शैम्प का फ़ोल्डर है उसके अंदर MySQL का फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर bin का फ़ोल्डर होगा, राइट। वहाँ पे आपके पास MySQL.exe पड़ी होगी। MySQL.d.exe वो DBMS का सर्वर है, वो आप कनेक्शन के लिए नहीं यूज़ करेंगे। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आप MySQL.exe को यूज़ करेंगे। इसको आपको कुछ पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, जिस तरह होस्ट क्या है। ये होस्ट आपके पास कोई IP एड्रेस भी हो सकता है जहाँ पे आपके पास डेटाबेस सर्वर होस्टेड है, और ये आपके पास लोकल होस्ट भी हो सकता है या 127.0.0.1 हो सकता है, अगर आपके पास डेटाबेस सर्वर जो है वो उसी मशीन पे इंस्टॉल्ड है जिससे आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। फिर आपके पास जो डेटाबेस का यूज़र नेम है, -u के बाद आप वो यूज़र नेम लिखेंगे, और फिर -p के बाद ऑल्दो आप पासवर्ड लिख सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड क्योंकि वो आपके पास कमांड लाइन हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा। आप खाली -p लिख के एंटर कर दें तो इससे आपके पास क्या होगा, वो कमांड प्रॉम्प्ट पे ये यूटिलिटी आपसे पासवर्ड पूछ लेगी, और अगर वो पासवर्ड वैलिड होगा तो आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट होकर एक कमांड लाइन इंटरफेस नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस तरह भी होता है कि आप कमांड लाइन यूटिलिटी के थ्रू कुछ प्री डिफाइंड स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। वो स्टेटमेंट्स लेट्स से आपके पास commands.sql में सेव्ड है। ये एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर आपने SQL की क्वेरीज लिखी हुई है। अगर आप ये क्वेरीज एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि जो कनेक्शन से रिलेटेड जो आपके पास पैरामीटर्स हैं वो पास करने के बाद आप एक लेस देन का सिंबल यूज़ करेंगे, और फिर स्पेस के बाद आप उस फाइल का नाम लिख देंगे जिसकी स्टेटमेंट्स को आप सर्वर पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि वैलिड ऑथेंटिकेशन के बाद इस
फाइल के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एट टाइम्स कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर आपको जो कुछ भी काम करना है वो आपको टाइप करके करना पड़ेगा और फिर कुछ कमांड्स आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके अल्टरनेट के तौर पे आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस होते हैं। MySQL के साथ जो बहुत पॉपुलर एक यूटिलिटी है, जो एक वेब बेस्ड यूटिलिटी है, लेकिन इट इज़ meant to be used for managing MySQL, वो हमारे पास PHP MyAdmin है। ठीक है, जब आप शैम को या किसी और सॉफ्टवेयर स्टैक को इंस्टॉल करते हैं तो मोस्ट लाइकली आपके पास PHP MyAdmin भी उसके साथ इंस्टॉल हो जाएगी एंड यू कैन सिंपली स्टार्ट यूजिंग इट। इसका इंटरफेस बड़ा इंट्यूटिव सा है। आपके पास तमाम डेटाबेसेस नज़र आ रहे होंगे, डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, उसके टेबल्स नज़र आ रहे होंगे, आप वहाँ पे न्यू टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं, डेटाबेस को आप सेव कर सकते हैं, टेबल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स विच आर प्रोवाइडेड बाय PHP MyAdmin. PHP MyAdmin provides you a web based interface, लेकिन आपके पास डेस्कटॉप बेस्ड इंटरफेसेस भी हैं। MySQL के साथ अगर आपने काम करना है तो MySQL Workbench इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। इसके अंदर आपके पास जो है वो जो टेबल्स के कनेक्शंस हैं, अगर आपने प्राइमरी की फॉरेन कीज़ को अप्रोप्रिएटली सेट किया हुआ है तो आप डेटाबेस का अपना स्कीमा देख सकते हैं, डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी आपने डेटाबेस के से रिलेटेड जो आपके पास एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग शैम को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास PHP MyAdmin जो एक डेटाबेस को मैनेज करने की यूटिलिटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है। लेट्स सी हाउ कैन वी एक्सेस इट एंड यूज़ इट। बिफोर स्टार्टिंग टू सी हाउ वी कैन यूज़ PHP MyAdmin, लेट्स सी कि हमारे पास कमांड लाइन यूटिलिटी कैसे काम करती है, या कंसोल बेस्ड जो यूटिलिटी है MySQL को एक्सेस करने की वो कैसे काम करती है। अगर आप कंसोल से MySQL को एक्सेस करना चाहते हैं तो विंडोज़ के अंदर आपको CMD लिखना पड़ेगा और लिनक्स के अंदर आप टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। आपने जिस फोल्डर के अंदर शैम को इंस्टॉल किया है या MySQL को इंस्टॉल किया है वाया शैम, आप उस फोल्डर में जाएंगे। जिस तरह हम लोगों ने D ड्राइव के अंदर शैम के फोल्डर के अंदर शैम को इंस्टॉल किया है, वहाँ पे हमारे पास MySQL का फ़ोल्डर है और उसके अंदर हमारे पास bin का फ़ोल्डर है, राइट। इसके अंदर हमारे पास mysql.exe एक फ़ाइल है। हम लोग लिखते हैं MySQL, होस्ट इसके अंदर बताते हैं -h, अब क्योंकि हमारे पास सर्वर भी इसी मशीन के ऊपर है तो हम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट लिख देंगे। यूज़र नेम बताएंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास MySQL इंस्टॉल होती है उसका यूज़र नेम रूट होता है और उसका पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। मेक श्योर कि जब आप डेवलपमेंट मोड में जाएं, दैट मीन्स अपनी वेबसाइट को आप लॉन्च करें, तो यू सेट द पासवर्ड्स अप्रोप्रिएटली। यू शुड यूज़ प्रॉपर पासवर्ड एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स फॉर द डेटाबेसेस। यहाँ पे यूज़र नेम हमारे पास रूट है, क्योंकि हमारे पास पासवर्ड नहीं है इसका, इस वजह से हम लोग -p के थ्रू पासवर्ड मेंशन नहीं करते। अब ये हमारे पास MySQL या उसके नए वर्जन या अल्टरनेट वर्जन MariaDB के साथ हम लोग कनेक्ट हो गए हैं, राइट। यहाँ से पे आप हेल्प लिख के मुख्तलिफ कमांड्स भी देख सकते हैं जो सी आपके पास अवेलेबल हैं। लेट्स से अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, तो हम लोग शो डेटाबेसेस को लिखेंगे और सेमीकोलन, तो हमारे पास जो डेटाबेसेस हैं वो हमारे पास नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसमें से अगर हम लोग किसी एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो यूज़ उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे तो हम लोग उस डेटाबेस के से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर हम लोग उसके टेबल्स देख सकते हैं, उस पर क्वेरी कर सकते हैं एंड सो ऑन। एज यू कैन सी दैट it might be quite time consuming and hectic to use this console based activity, this console based utility. तो इसके alternate में हमारे पास GUIs हैं। Let's look at one of the GUIs which is PHP MyAdmin. PHP MyAdmin के लिए हम लोग ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र के अंदर अगर आपने शैम को इंस्टॉल किया है तो आप लोकल होस्ट के थ्रू उसको आप ओपन कर लें। यहाँ पे आपके पास ऊपर एक लिंक आ रहा होगा PHP MyAdmin का। बिफोर क्लिकिंग दिस लिंक मेक श्योर दैट योर डेटाबेस सर्वर हैज़ स्टार्टेड। तो आप शैम के कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहाँ पे आप देखें कि MySQL जो है वो ग्रीन कलर में होना चाहिए और वो स्टार्टेड होना चाहिए। अगर स्टार्टेड होगा तो उसके आगे आपको स्टॉप लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, और अगर ये स्टॉप्ड होगा तो उसके आगे आपको स्टार्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। तो डेटाबेस इज़ रनिंग। अब हम लोग उससे
कनेक्ट करते हैं यूजिंग php-myadmin। तो आप php-myadmin को आप क्लिक करें, आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास तमाम जो डेटाबेसेस हैं वो नज़र आ रहे होंगे। आपके पास ऑप्शन होगी कि आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लें या एग्जिस्टिंग किसी डेटाबेस को सेलेक्ट कर लें। लेट्स से हम लोग टेस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट के अंदर हमारे पास कोई टेबल्स नहीं होंगे। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग ख़ुद से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उधर टेबल नेम हम लोग देख सकते हैं, जितने उसके अंदर हम लोग कॉलम्स या फील्ड्स रखना चाहते हैं वो हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे एंड एन इंटरफेस वुड बी ओपन फॉर क्रिएटिंग द टेबल्स। अगर हम लोग लेट्स से MySQL के डेटाबेस को देखें तो इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमारे पास टेबल्स हैं फॉर मैनेजिंग द DBMS। और यहाँ पे अगर हम लोग SQL को क्लिक करें तो यहाँ पे हम लोग SQL क्वेरीज़ लिख सकते हैं, चाहे सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट, डिलीट है, जो भी क्वेरीज़ है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके रिजल्ट्स हमें यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। इसी तरह हम लोग टेबल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टेबल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जो यूज़र्स हैं उनके प्रिविलेजेस हम लोग सेट कर सकते हैं, एंड देयर आर मच मोर many more things which we can do using php-myadmin. So I would suggest you to create a simple database, create a few tables, and then explore php-myadmin and see what you can do using this interface. Dear students, जब भी हम लोग कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे होंगे जिसके अंदर हम लोग डेटाबेस को स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोगों को जो हमारा PHP का स्क्रिप्ट होगा उसे कनेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस के साथ। तो लेट्स सी कि अगर हम लोग PHP यूज़ कर रहे हैं और MySQL को यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग PHP के अंदर रहते हुए MySQL से डाटा कैसे फैच कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग MySQL की बात करें तो ट्रेडिशनली हमारे पास PHP के साथ एक एक्सटेंशन आती थी MySQL एक्सटेंशन के नाम से। इट वाज द ट्रेडिशनल एक्सटेंशन दैट वाज यूज्ड टू कनेक्ट विद द डेटाबेस। फिर उसके बाद हमारे पास उसकी एक इन्हांस्ड फॉर्म आई विच इज़ MySQL I। तो अभी अगर हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहें तो हम लोग MySQL I के थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक जेनेरिक अप्रोच है जिसे हम लोग PHP डाटा ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, PDO। इसके अंदर हम लोग किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग PDOs, ना सिर्फ MySQL बल्कि किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास MySQL I है, इसका ये एडवांटेज है कि MySQL के अंदर जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हैं इसके थ्रू हम लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अब जैसे ही आपके पास वेबसाइट चेंज होगी MySQL से, लेट्स से बैकएंड पे आप कोई और डेटाबेस सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं, मे बी SQL सर्वर यूज़ करना चाहते हैं या उसके अलावा कोई और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने क्योंकि कोड स्पेसिफिकली लिखा हुआ है MySQL के लिए, तो अब जब डेटाबेस सिस्टम चेंज होगा तो आपके पास जो MySQL वाला कोड है वो न्यू डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म नहीं करेगा। उसके लिए फिर बेहतर अल्टरनेट ये है कि आप PDO को यूज़ करें। PDO के अंदर ये होगा कि आपके पास चाहे आप बैकएंड पे कोई भी डेटाबेस यूज़ करें, आपके पास PHP का कोड चेंज नहीं होगा, सिर्फ कनेक्शन का कोड चेंज होगा कि आप बता देंगे कि नहीं जी अब हम लोग MySQL के साथ नहीं कनेक्ट करना चाहते, अब हम लोग SQL सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आपने जस्ट कनेक्शन स्ट्रिंग को आपने चेंज करना है, कनेक्शन पैरामीटर्स को आपने चेंज करना है, बाकी जो आपके पास PHP के अंदर कोड है दैट वुड रिमेन द सेम। So it is always recommended to use PDOs when you are working with databases. But there could be some specific scenarios जहाँ पे आपने कुछ ऐसे फीचर्स को यूज़ करना है MySQL के जो PDO के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप MySQL I को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन unless you don't have such a requirement, just go for PHP data objects PDOs. जब भी आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो उसके सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें। अगर आपके पास कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो जाएगा तो आपके पास कोई एरर्स नहीं आएंगे। अगर आपके पास एरर्स आ रहे हैं तो यू नीड टू हैंडल देम। उसके बाद डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए आप कुछ SQL क्वेरीज लिखेंगे। आप क्वेरीज को एग्जीक्यूट करें, आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, आप उन रिजल्ट्स को प्रोसेस करें एंड देन मेक श्योर कि जो आपके पास डेटाबेस से आपने कनेक्शन ओपन किया था या जो आपने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, एलोकेट किए हैं, आप उन्हें फ्री करवा दें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? सो यू वुड फ्री द रिसोर्सेज एंड क्लोज द कनेक्शन।
Here is a simple example. इसको हम लोग बाद में डिटेल में भी देखेंगे. So the main idea is to write some code for connecting to the database. अगर आपके पास कोई एरर नहीं आता तो फिर आप क्या करेंगे कि कुछ SQL स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे, उन्हें आप एग्जीक्यूट करेंगे. आप जो डाटा फैच हुआ है उसे आप प्रोसेस करेंगे, डिस्प्ले करेंगे. उसके बाद आप जो रिसोर्सेज हैं आप उन्हें फ्री करेंगे. और इन केस अगर आपके पास इनमें से किसी भी स्टेप के दौरान आपके पास कोई एरर आ जाता है, ख़ासतौर पे कनेक्शन के दौरान या SQL की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हुए, तो वो आपके पास एक्सेप्शन थ्रो होगी और उसको आप कैच करके अप्रोप्रिएटली हैंडल कर सकते हैं एरर्स को. जो हमारे पास MySQL I का मैकेनिज़्म है डाटा MySQL से कनेक्ट करने का, इट इज़ अ प्रोसीजरल मैकेनिज़्म. आप कुछ फंक्शंस को कॉल करेंगे और हर फंक्शन के अंदर आपको जो कनेक्शन की ऑब्जेक्ट है वो आपको पास करनी पड़ेगी. पहला काम आप ये करेंगे कि कनेक्शन से रिलेटेड आप पैरामीटर सेट करेंगे. जिस तरह आप यहाँ पे कह रहे हैं कि जी सर्वर आपके पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, लोकल होस्ट. लोकल होस्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो वेब सर्वर है और जो डाटाबेस सर्वर है वो एक ही मशीन पे है. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी इसी तरह हो सकता है आपके पास डाटाबेस सिस्टम किसी और जगह पे हो और आपके पास वेब सर्वर किसी और मशीन पे हो, राइट. तो उस सूरत में आपको उसका IP एड्रेस देना पड़ेगा. फिर उसके बाद आप जिस डाटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं आप उस डाटाबेस का नाम लिखेंगे. आप जिस यूज़र के से लॉगिन होना चाहते हैं, ये डाटाबेस का यूज़र होगा, उसका नाम लिखेंगे और फिर जो पासवर्ड है वो आप लिख देंगे. फिर आप एक कनेक्शन की ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. आप MySQL I_connect का फंक्शन कॉल करेंगे, उसे आप होस्ट, यूज़र, पासवर्ड, डाटाबेस ये मेंशन करेंगे और आपके पास एक कनेक्शन की ऑब्जेक्ट आ जाएगी. अब सब सीक्वेंट आपके पास डाटाबेस से जितना भी इंटरेक्शन होगा वो आपके पास इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा. यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स हैं जो डाटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप ये जो कनेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये आप एक फ़ाइल में सेव कर लें और फिर जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो उसको आप इंक्लूड कर लें. सो यू डू नॉट नीड टू रिपीट द सेम कोड इन एवरी स्क्रिप्ट. और रिपीट करने का एक डिसएडवांटेज आपको ये भी होगा कि अब आपके पास अगर डाटाबेस से रिलेटेड कोई चीज़ें चेंज हो गई हैं तो फिर आपको तमाम के तमाम स्क्रिप्ट्स को अपडेट करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन एक स्क्रिप्ट में रखी हुई है उसे बाकी स्क्रिप्ट्स के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं तो डाटाबेस के चेंज होने की सूरत में आपने सिर्फ उस एक स्क्रिप्ट को जो है वो अपडेट करना है. यही काम जो डाटाबेस से कनेक्ट करने का है वो अगर हम लोग PDO के थ्रू करेंगे, PDO प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे, तो वो हम लोग किस तरह करेंगे. हमारे पास होस्ट की इंफॉर्मेशन होगी, हमारे पास जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इट वुड बी अ स्ट्रिंग. इसके अंदर हम लोग पहली चीज़ ये बताएंगे कि हमारे पास DBMS कौन सा है. PDO के थ्रू क्योंकि हम लोग मल्टीपल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो फर्स्ट थिंग वुड बी द नेम ऑफ द डाटाबेस सिस्टम. हम लोग ये कह रहे हैं कि MySQL हमारा डाटाबेस है, उसका IP एड्रेस हम लोग स्पेसिफाई करेंगे. होस्ट इज़ इक्वल टू उसका IP एड्रेस हो जाएगा. फिर सेमीकोलन DB नेम इज़ इक्वल टू जिस डाटाबेस से हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं उस डाटाबेस का नाम हो जाएगा. ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग हो जाएगा. मेन चीज़ इसके अंदर क्या होगी, होस्ट हो गया और आपके पास डाटाबेस का नाम हो गया. फिर आप और डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर आप यूज़र नेम और पासवर्ड सेव कर सकते हैं. अभी तक ये चीज़ें आपके पास स्ट्रिंग्स हैं, अभी तक कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ. कनेक्शन आप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, न्यू PDO, आप PDO की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर आप ये कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे, यूज़र नेम पास कर देंगे और पासवर्ड जो है वो पास कर देंगे, तो आपके पास एक PDO की ऑब्जेक्ट मिल जाएगी. अब जितने भी आपके पास सब सीक्वेंट डाटाबेस इंटरेक्शंस हैं वो आपके पास इस ऑब्जेक्ट के थ्रू होंगे. अगर आपके पास कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हुए कुछ एरर्स आ जाते हैं, उन्हें आप SQL I के थ्रू या MySQL I के थ्रू आप कैसे हैंडल करेंगे. आपके पास कनेक्शन ऑब्जेक्ट आ गया, अब आपने चेक करना है कि इस कनेक्शन के इस्टेब्लिश होते हुए कुछ एरर्स तो नहीं हुए, तो आप क्या करेंगे, MySQL I कनेक्ट एरर नंबर का फंक्शन कॉल करेंगे. अगर तो आपके पास कोई एरर नहीं होगा कनेक्शन में तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. अगर कोई एरर होगा तो आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और फिर आप जो एरर की डिटेल है वो आप MySQL I कनेक्ट एरर के फंक्शन से फैच कर सकते हैं और फिर
आप अपनी एग्जीक्यूशन को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ फॉर टेस्टिंग पर्पस। इस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप कुछ और एक्शंस परफॉर्म करेंगे कि अगर आपके पास डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता तो मे बी यू नीड टू लॉग इट और रिपोर्ट समवेयर, तो वहाँ पे आप अप्रोप्रिएट एक्शन करेंगे। यहाँ पे डाई लिखने से ये होगा कि हमारे पास इसके आगे जो सब सीक्वेंस स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी और PHP का स्क्रिप्ट यहाँ पे रुक जाएगा, इससे अगले वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। डाई की जगह आप एग्जिट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। PDO एरर्स को एक डिफरेंट वे में हैंडल करता है। अगर आपके पास कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हुए कोई एरर जनरेट हो जाता है तो PDO आपके पास एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा PDO एक्सेप्शन के नाम से। आप इस एक्सेप्शन को जो है वो कैच करेंगे और फिर अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। बाकी आपके पास जो कनेक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं वो आपके पास ट्राई ब्लॉक में हो जाएंगी और एक्सेप्शन को जब आप कैच ब्लॉक में कैच करेंगे, अगर एक्सेप्शन थ्रो होगी तो आप कैच ब्लॉक में जाएंगे, अगर एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी तो फिर आपके पास कैच ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी और आप आगे चले जाएंगे। लेट अस सी हाउ वी कैन fetch data from the database system that is MySQL into PHP। PHP के अंदर डाटा फैच करने के लिए हम लोगों ने दो मैकेनिज्म स्टडी किए हैं। एक प्रोसीजरल है जो MySQL I के थ्रू हम लोग परफॉर्म करते हैं और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इन दोनों मेथड्स के लिए हमें SQL क्वेरी लिखनी पड़ेगी जो हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगर MySQL I यूज़ करें तो MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी का फंक्शन है जिसे हम लोग कनेक्शन की ऑब्जेक्ट पास करेंगे और ये जो हमारे पास SQL की क्वेरी है ये पास करेंगे। ये क्वेरी हमारे पास सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी और इसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा जो हम लोग रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अगर हम लोग PDO अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट फॉलोज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो कनेक्शन की इंफॉर्मेशन या जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी हमारे पास PDO के ऑब्जेक्ट के अंदर सेव्ड है। हम लोगों ने सिर्फ इसको क्वेरी पास करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, PDO की ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्वेरी का फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, उसे हम लोग SQL स्टेटमेंट पास करेंगे। ये स्टेटमेंट हमारे पास सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होगी और जो रिजल्ट्स हैं वो रिटर्न हो जाएंगे। अब जब हमारे पास रिजल्ट्स रिट्रीव हो गए तो इन रिजल्ट्स को हम लोग कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। हम लोग जब रिजल्ट्स रिसीव हो जाते हैं तो ये जो रिजल्ट की ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमारे पास एक फैच का फंक्शन है। दिस इज़ बेसिकली अ रिजल्ट सेट, राइट। इसके अंदर जब हम लोग फैच का फंक्शन कॉल करते हैं तो ये फंक्शन हमें जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसमें से जो फर्स्ट रो है वो हमें रिटर्न कर देते हैं। ये फंक्शन वो रो रिटर्न कर देता है। हम लोग ये कहते हैं कि वाइल रो इज़ इक्वल टू रिजल्ट डॉट फैच, जो भी रिज़ल्ट है वो हमारे पास रो में आ जाएगा। अब अगर फ़र्ज़ करें कोई रिज़ल्ट नहीं है या हम लोग रिज़ल्ट फैच करते करते तमाम रिज़ल्ट्स को प्रोसेस कर चुके हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, रिज़ल्ट एरो फैच हमें जो है वो एक नल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और फिर रो इज़ इक्वल टू नल होने से हमारे पास वाइल लूप से हम लोग बाहर निकल आएंगे। अगर हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स पड़े हुए हैं तो फैच के फंक्शन है हमें वो रिज़ल्ट्स दे दिए, वो हम लोगों ने रो के अंदर सेव कर लिए। अब रो इज़ एन एसोसिएटिव एरे, इसके अंदर जो इंडेक्स है वो हमारे पास कॉलम नेम होगा। जिस तरह डेटाबेस के अंदर अगर हमारे पास कॉलम है ID तो रो और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग अपॉस्ट्रोफीज में ID लिखेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू मिल जाएगी फॉर द फर्स्ट रो। फिर उसके बाद अगर हमारे पास कैटेगरी नेम है कॉलम का नाम डेटाबेस टेबल के अंदर तो फिर रो और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपॉस्ट्रोफी में कैटेगरी नेम लिखने से उसकी वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो इस तरह वन बाय वन हम लोग तमाम की तमाम रोज़ को फैच करेंगे, उन्हें डिस्प्ले करेंगे, जो भी जिस तरीके से भी प्रोसेस करना है उसे प्रोसेस करेंगे और फिर हमारे पास एक टाइम आएगा जब सारी की सारी रोज़ प्रोसेस हो चुकी होंगी और हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। जो हमारे पास रिज़ल्ट है इट इज़ बेसिकली अ रिज़ल्ट सेट, ये कर्सर है और इसके अंदर हम लोग जब फैच करते हैं तो एक रिकॉर्ड हमें मिल जाता है और फिर हमारे पास जो पॉइंटर है जो कर्सर है वो हमारे पास नेक्स्ट रो पे चला जाता है और इस तरह वन बाय वन हम लोग तमाम की तमाम रोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जो एक हमें रो मिलती है जो हम लोग ये लिखते हैं रो इज़ इक्वल टू रिजल्ट डॉट फैच, ये हमारे पास एक एसोसिएटिव एरे होगी। एक रिकॉर्ड के लिए हमें एक रो मिलेगी और फिर
उसके अंदर हमारे पास जो इंडेक्स है वो हमारे पास कॉलम नेम होंगे। तो ये देखें आपके पास जो भी कॉलम नेम्स हैं अब वो आपके पास इस रिज़ल्ट इस रो के जो हैं वो इंडेक्स बन गए, और वो हम लोग उन इंडेक्सेस के थ्रू डायरेक्टली उनको एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर डन विद द डेटाबेस, जो भी आपने उससे फैच करना था फैच कर लिया, तो उसके बाद आप जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन है उसको आप क्लोज करते हैं। अगर आप MySQL I यूज़ कर रहे हैं तो आप MySQL I अंडरस्कोर क्लोज का फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर जो कनेक्शन की ऑब्जेक्ट है वो आप पास कर देंगे। अगर आप PDO यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जो PDO की ऑब्जेक्ट है उसे आप नल की वैल्यू असाइन कर देंगे। उससे आपके पास क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री हो जाएंगे। सो यू सी इट इज़ मच मोर ईजियर टू वर्क विद PDO एज़ कम्पेयर टू MySQL I। एट टाइम्स हम लोग जो सर्वर पे क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसे हमें पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं। देयर आर मैनी वेज टू पास पैरामीटर्स। जैसे हमारे पास एक अपडेट की क्वेरी, अपडेट कैटेगरीज सेट कैटेगरी नेम इज इक्वल टू वेब वेयर कैटेगरी नेम इज इक्वल टू बिजनेस। तो उस रो के अंदर जिसके अंदर हमारे पास कैटेगरी नेम बिजनेस है उससे हम लोग चेंज करना चाहते हैं वेब के लिए। तो हम लोग PDO डॉट जिस तरह सेलेक्ट के लिए हम लोग क्वेरी पास करते थे, इसी तरह हम लोग अपडेट इंसर्ट और डिलीट क्वेरीज के लिए हम लोग एग्जेक का फंक्शन कॉल करेंगे। एग्जेक का फंक्शन कॉल करते हैं, उससे हम लोग ये क्वेरी पास करते हैं और फिर हमारे पास क्या होगा कि इससे जितनी हमारे पास रोज़ इम्पैक्ट होंगी उनका हमें काउंट मिल जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी रोज़ अपडेट हुई हैं। इसकी बेस पे हमें पता चल जाएगा कि शायद कोई रो भी अपडेट नहीं हुई, वो भी हमें पता चल जाएगा, काउंट ज़ीरो हो जाएगा। अगर मल्टीपल रोज़ अपडेट हुई हैं तो वो भी हमें इस काउंट से पता लग सकता है। जब आप कोई वैल्यू डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं या इवन आप यूज़र से कोई वैल्यू लेके उसकी बेस पे सेलेक्ट की क्वेरी लिख रहे हैं, तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू यूज़ प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं? दीज आर लाइक एम्प्टी स्पेसेस यूज्ड फॉर वैल्यूज़, यूज फॉर पासिंग वैल्यूज़। अगर आप प्लेस होल्डर्स को यूज़ नहीं करते तो आपकी वेबसाइट प्रोन हो जाती है हैकिंग के लिए, और ख़ास तौर पे आपकी वेबसाइट पे SQL इंजेक्शन के अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लेस होल्डर्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उन अटैक्स को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लेस होल्डर क्या होता है? जिस तरह हमारे पास बुक्स का एक टेबल है, उसके अंदर हम लोग इन फील्ड्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट करना चाहते हैं। अब हम लोग ये क्वेरी लिखते हैं इंसर्ट इनटू बुक्स, फील्ड सेलेक्ट कर ली वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर हम लोग वैल्यूज़ लिखने की बजाय सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स लिख देते हैं। क्वेश्चन मार्क्स आर प्लेस होल्डर्स दैट दोज विल बी फिल्ड लेटर ऑन। और फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एक स्टेटमेंट फंक्शन कॉल करते हैं प्रिपेयर का, PDO डॉट प्रिपेयर, उससे हम लोग क्वेरी पास करते हैं। इससे प्रिपेयर की स्टेटमेंट को पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने हमारे पास प्लेस होल्डर्स यूज़ हो रहे हैं, कितनी वैल्यूज़ इसने एक्सेप्ट करनी है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हर एक वैल्यू के लिए हम लोग बाइंड वैल्यू का फंक्शन यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट डॉट बाइंड वैल्यू। और फिर हम लोग जो है वो जितने भी प्लेस होल्डर्स थे, जैसे 7 प्लेस होल्डर्स थे, तो उन 7 प्लेस होल्डर्स के लिए हम लोग 7 वैल्यूज़ पास करते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये अब आपके पास इन क्वेश्चन मार्क्स की जगह, प्लेस होल्डर्स की जगह रिप्लेस हो जाएंगी। और अब जब आप एग्जीक्यूट करेंगे स्टेटमेंट को तो ये वैल्यूज़ डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि जब भी आपने डेटाबेस के अंदर कुछ स्टोर करना है या कोई भी ऐसी क्वेरी है जिसके अंदर इनपुट जो है वो किसी फॉर्म से आ रही है या यूज़र प्रोवाइड कर रहा है, तो मेक श्योर यू यूज़ प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स के लिए जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास हर एक प्लेस होल्डर के लिए अलहदा से फंक्शन कॉल करना कुड बी टाइम कंज्यूमिंग व्हाइल यू आर प्रोग्रामिंग। तो इसका एक हल ये है कि आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ को बाइंड ना करें, आप सारी की सारी वैल्यूज़ एक एरे की फॉर्म में दे दें। उसका तरीका क्या होगा, मेन मैकेनिज्म आपके पास सेम रहेगा। प्रिपेयर की स्टेटमेंट के बाद आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट का फंक्शन कॉल करेंगे और एग्जीक्यूट के फंक्शन के अंदर आप एक एरे पास कर देंगे। इस एरे के अंदर आपके पास वो तमाम वैल्यूज़ होंगी जो आपके पास प्लेस होल्डर्स की जगह पे जाके यूज़ होंगी। तो यू कैन यूज़ एन एरे इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग द वैल्यूज़ इंडिविजुअली।
प्लेस होल्डर्स के साथ आप नेम्ड पैरामीटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नेम पैरामीटर्स आपके पास क्या होंगे कि जैसे आपके पास एक क्वेरी है, वैल्यूज़ के अंदर आप कॉलन और फिर जो भी आप वैल्यूज़ स्टोर करना चाहते हैं आप उसका नाम लिख देंगे, और फिर आप बाइंड वैल्यू के फंक्शन के अंदर वो प्लेस होल्डर पास कर देंगे जो भी आपने नाम प्लेस होल्डर को असाइन किया है। अगर आप रिकॉल करें, पहले आपने इसकी जगह क्वेश्चन मार्क्स यूज़ किए थे, राइट, और यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया था। उसके अंदर ये हो सकता है कि आपके पास अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है तो उससे आपके पास लॉजिकल बग इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो अगर आप नेम्ड पैरामीटर यूज़ करते हैं तो इससे आपके पास क्या होगा कि बाद वाली स्टेटमेंट जो बाइंड वैल्यू की स्टेटमेंट्स हैं वो अगर आपके पास उनका सीक्वेंस चेंज भी हो जाता है तब भी आपके पास जो वैल्यू है वो अप्रोप्रिएट जगह पे जाके ही बाइंड होगी, राइट। तो दिस इज़ अनदर वे ऑफ वर्किंग विद पैरामीटर्स विद प्लेस होल्डर्स, दिस इज़ कॉल्ड नेम्ड पैरामीटर्स। जिस तरह आप प्लेस होल्डर्स के साथ एरे को यूज़ कर रहे थे, इसी तरीके से आप नेम पैरामीटर्स के साथ भी एरे को यूज़ कर सकते हैं। तो इनिशियल मैकेनिज़्म आपके पास वही होगा जो हम लोग पहले फॉलो करते रहे। एग्जीक्यूट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक एरे पास कर देंगे और उसके अंदर बता देंगे कि ये जो नेम्ड हमारे पास पैरामीटर्स थे इनकी वैल्यू क्या होगी। तो हर एक पैरामीटर के लिए हम लोग वैल्यू जो है वो पास कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो जाके डाटाबेस में स्टोर हो जाएंगी। यूज़र से हम लोग किस तरीके से डाटा लेते हैं और उसे डाटाबेस में स्टोर करते हैं। यूज़र से हम लोग फॉर्म, HTML फॉर्म में हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर हम लोग उसे अपने डाटाबेस में सेव करा देंगे। दिस इज़ एग्जांपल इज़ जस्ट फॉर नॉलेज या जस्ट फॉर लर्निंग। एक्चुअली प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर आप मेक श्योर करेंगे कि जो आपके पास ये वैल्यूज़ मिली हैं ये आपके पास वैलिड हैं या नहीं। तो डाटाबेस में कोई भी चीज़ डालने से पहले यू वुड मेक श्योर कि आप कोई रॉन्ग वैल्यू तो डाटाबेस में नहीं स्टोर करवा रहे, तो यू नीड टू मेक श्योर। लेकिन अल्टीमेटली यही होगा कि आपने जो फॉर्म से वैल्यूज़ ली हैं वो आप डाटाबेस के अंदर स्टोर करवा रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी हैड डिस्कस्ड दैट ट्रांजैक्शंस प्ले an important role in our database management systems, particularly when we are dealing with a group of statements. हम लोग चाहते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो और वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रिलेटेड है एक दूसरे से, और अगर उसमें से एक भी स्टेटमेंट हमारे पास फेल हो जाती है तो उसमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। तो इसके लिए हमारे पास ऑलमोस्ट सारे डेटाबेस सिस्टम्स जो हैं वो ट्रांजैक्शन की सपोर्ट देते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ ट्रांजैक्शंस इन MySQL। ट्रांजैक्शंस को यूज़ करने के लिए हम लोग PDO की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इससे हमारे पास डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। वंस द कनेक्शन इज़ इस्टेब्लिश तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली PDO एरो बिगिन ट्रांजैक्शन का फंक्शन हम लोगों ने कॉल करना है। इससे क्या होगा कि हमारे पास ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो जाएगी। ट्रांजैक्शन के इनिशिएट होने के बाद हम लोग मल्टीपल क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब लेट्स से हमारे पास कुछ क्वेरीज हैं, उन्हें हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया और फिर हम लोगों ने कमिट का फंक्शन कॉल किया। अब कमिट का फंक्शन कॉल करने पे ये तमाम जो क्वेरीज हम लोगों ने लिखी हुई हैं ये एग्जीक्यूट होंगी। अब अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो हमारे पास जो प्रोग्राम में लॉजिक है इट वुड जस्ट कैरी ऑन। लेकिन अगर इसमें से किसी एक भी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने में कोई एरर अकर हो जाता है तो फिर हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। एक्सेप्शन जब हमारे पास थ्रो होगी उसे हम लोग कैच ब्लॉक के थ्रू कैच कर लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, रोल बैक का फंक्शन कॉल कर लेंगे। रोल बैक का फंक्शन कॉल करने से क्या होगा कि हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं हमारे पास उसमें से कोई भी डेटाबेस में जाके उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स थी, एक में हम लोग एक कैटेगरी इंसर्ट कर रहे थे फ़िलॉसफी की और फिर सेकंड कैटेगरी इंसर्ट कर रहे थे आर्ट की। लेट्स से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, सेकंड स्टेटमेंट पे हमारे पास एरर आ गया। अब जब हमारे पास एरर आया तो हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो होगी, हम लोग एक्सेप्शन वाले पार्ट में, कैच वाले पार्ट में आ जाएंगे और रोल बैक का फंक्शन कॉल कर लेंगे। अब रोल बैक के फंक्शन से क्या होगा कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो भी अब एग्जीक्यूट नहीं होगी। इनफैक्ट ये सिर्फ उस वक्त इसने एग्जीक्यूट होना था, डेटाबेस में हमारे पास फ़िलॉसफी की वैल्यू सिर्फ उस वक्त जाके स्टोर होती जब हमारे पास कमिट करते हुए कोई एक्सेप्शन ना होती। अब अगर कोई एक्सेप्शन आ गई है तो फिर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू भी नहीं इंसर्ट होगी डेटाबेस में और सेकंड वैल्यू भी इंसर्ट नहीं होगी। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल प्रोसेस, particularly
लेट्स से जब आप किसी बैंक के डेटाबेस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, अब वहाँ पे आपने एक अकाउंट से ट्रांजैक्शन विड्रॉ की, अमाउंट कुछ आपने विड्रॉ की और दूसरे अकाउंट के अंदर आपने वो अमाउंट जमा करवा दी। अब इन दोनों का एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं और सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, तो इससे आपके पास क्या होगा, एक अकाउंट से अमाउंट निकल जाएगी और दूसरे अकाउंट में एंटर नहीं होगी, राइट। अगर आप वहाँ पे ट्रांजैक्शंस को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके पास जो फर्स्ट अमाउंट अकाउंट से अमाउंट निकलेगी, जब सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसमें कोई एरर आ जाएगा, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो आपने अमाउंट विड्रॉ की थी फर्स्ट अकाउंट से, वो भी काइंड ऑफ अनडू हो जाएगी, राइट। और उन दोनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं होगी। So this is how you can use transactions in PHP. Dear students, let us work on an example जिसके अंदर हम लोग डेटाबेस एक क्रिएट करते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। इफ़ यू रिकॉल, हम लोगों ने एक फॉर्म क्रिएट किया था जिसके अंदर हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड ले रहे थे, और फिर हम लोगों ने एक्शन के अंदर उस यूज़र की इंफॉर्मेशन हम लोगों ने PHP पे सर्वर साइड पे हम लोगों ने सेंड की थी। वहाँ पे ऐड यूज़र का हमारे पास एक स्क्रिप्ट था जो इस इंफॉर्मेशन को, इस फॉर्म डाटा को ले रहा था और उसको डिस्प्ले कर रहा था। तो अभी हमारे पास अगर हम लोग इसको ब्राउज़र में देखें इस पेज को, तो हमारे पास यूज़र नेम है, पासवर्ड है और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो यूज़र की प्रेफरेंस है। तो लेट्स से हम लोग ये इन्फॉर्मेशन अगर डेटाबेस के अंदर सेव करना चाहते हैं तो हम लोग किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए हमें MySQL को एक्सेस करना पड़ेगा। उसके एक्सेस करने के हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स देखे थे। लेट्स यूज़ वन ऑफ देम विच इज़ PHP MyAdmin। जब आप शैम्प को इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास और उसके बाद जब आप लोकल होस्ट लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपके पास PHP MyAdmin का लिंक होगा। अगर आप उसको ओपन करेंगे तो आपके पास PHP MyAdmin का इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस को आप डायरेक्टली भी खोल सकते हैं, लोकल होस्ट /PHP MyAdmin लिख के, तो आप डायरेक्टली भी इस पेज पे आ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लेट्स से एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं यूज़र्स के लिए। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग डेटाबेसेस पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं यूज़र्स के नाम से, राइट। अब ये हमारे पास डेटाबेस जब क्रिएट हो गया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास PHP एडमिन आपसे पूछ लेगा कि डेटाबेस क्रिएट हो गया लेकिन इसमें कुछ टेबल्स नहीं है। तो अगर हम लोग टेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ टेबल नेम लिखेंगे, जिस तरह लेट्स से यूज़र। उसके अंदर हम लोग जो इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते हैं, जिस तरह फॉर द टाइम बिंग हमारे पास यूज़र नेम है, उसका पासवर्ड है, और फिर जब भी आप कोई रिकॉर्ड्स डेटाबेस में सेव कर रहे होते हैं तो एक आप आईडी जो है वो उसके लिए आप एक कॉलम ऐड कर देते हैं विच वर्क्स एज अ प्राइमरी की, जो आपके पास यूनिक होगी। ये जो आईडी है ये आप यूज़र से नहीं लेंगे, आपने जो है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे, और उसके लिए आपके पास डेटाबेसेस सपोर्ट करते हैं कि आप अगर उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दें तो आपके पास फर्स्ट यूज़र जब ऐड होगा उसकी आईडी 1 हो जाएगी, सेकंड यूज़र की आईडी 2 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो हमें एक कॉलम चाहिए होगा आईडी के लिए, एक यूज़र नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए। तो हम लोग 3 कॉलम्स के साथ यूज़र का टेबल क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम है दैट वुड बी आईडी और उसकी टाइप इंटीजर होगी। डिफ़ॉल्ट के अंदर हमें उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट होगा और प्राइमरी की होगी हमारे पास। प्राइमरी की करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यूनिक हो जाएगा, और फॉर द टाइम बिंग हमें और इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट वी डिड, एक कॉलम ऐड किया हम लोगों ने आईडी के नाम से, और उसके बाद उसके हम लोगों ने ऑटो इंक्रीमेंट का फीचर इनेबल कर दिया और इसको हम लोगों ने प्राइमरी की के तौर पे सेलेक्ट कर लिया। फिर हमारे पास यूज़र नेम है, ये हमारे पास एक वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का यूज़र नेम होगा। इसकी लेट से लेंथ हम लोग 50 रख लेते हैं। इसके अलावा यूज़र नेम जो है वो हमारे पास यूनिक होगा कि मल्टीपल यूज़र नेम्स जो हैं वो आप ऐड ना कर सकें। हर यूज़र का नेम जो है वो हमारे पास यूनिक होना चाहिए। इसके अंदर हम लोग
इंडेक्स का नाम क्रिएट कर लेते हैं, यूज़र नेम, और फिर हमारे पास पासवर्ड है। पासवर्ड भी हमारे पास वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ का होगा। अभी तो हम लोग लर्निंग पर्पसेस के लिए इसको एक वेरिएबल कैरेक्टर ले लेते हैं ऑफ अ सर्टेन लेंथ, लेकिन आप लोगों ने जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो आपने पासवर्ड्स को एज टेक्स्ट डेटाबेस में स्टोर नहीं करना, राइट। आप लोग क्या करेंगे कि पासवर्ड को सेव करने से पहले आप उसे हैश करेंगे, लेट्स से यूजिंग MD5, और वो जो पासवर्ड का हैश है वो आप पासवर्ड में सेव करेंगे, ताकि अगर कोई डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस कर भी ले तो वो पासवर्ड्स ना देख सके, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा एक हैश यूज़ करने का एक डिसएडवांटेज होगा कि आप अगर पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं या यूज़र पासवर्ड भूल जाता है तो आप एग्जिस्टिंग पासवर्ड एक्सेस नहीं कर सकते, तो आपको जो है वो हमेशा पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड हम लोग रख लेते हैं और वो हमारे पास यूनिक नहीं होगा, और बाकी हम लोग उसकी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक यूज़र का टेबल क्रिएट हो गया। तो अब हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट कर लिया, अभी इसके अंदर हमारे पास कोई रोज़ नहीं है, एंड दैट्स इट। ये हम लोगों ने टेबल क्रिएट कर लिया। अब लेट्स सी अगर हम लोग इसके अंदर स्क्रिप्ट के थ्रू वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहें तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक हमें और टेबल चाहिए होगा जिसके अंदर हम लोग यूज़र की जो लाइक्स हैं, जो से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अच्छी लगती हैं, वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। आइडियली हम लोग एक नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस बनाएंगे, लेकिन फॉर लर्निंग पर्पसेस हम लोग अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस यूज़ कर लेते हैं। तो दूसरा हमारे पास लाइक का टेबल हो जाएगा, और इसके अंदर एक यूज़र आईडी हो जाएगी, और दूसरा हमारे पास जो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी लगती है वो हम लोग उसके अंदर स्टोर कर लेंगे। हम लोग इसे एज एन एरे नहीं स्टोर करेंगे। अगर उसे 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अच्छी लगती हैं तो हम लोग उसके लिए 3 रोज़ क्रिएट करेंगे। ओके, फर्स्ट जो है वो हमारे पास यूज़र आईडी हो जाएगी, इंटीजर होगी, यूनिक भी नहीं होगी, प्राइमरी की भी नहीं होगी, इनफैक्ट इट वुड बी अ फॉरेन की। और दूसरा हमारे पास उसकी लाइक है, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। लाइक मस्ट बी वेरिएबल कैरेक्टर, हम लोग इसे 50 लेंथ पे वेरिएबल कैरेक्टर ले लेते हैं। ओके, लाइक इज़ अ रिजर्व वर्ड, हम लोग इसको लाइक्स कह देते हैं। टेबल नेम भी हम लोग लाइक्स कर देते हैं, बिकॉज एसक्यूएल क्वेरी के अंदर हम लोग लाइक का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। अब हमारे पास 2 टेबल्स बन गए। यूज़र आईडी में हम लोग यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर करेंगे, और लाइक्स के टेबल के अंदर हम लोग यूज़र की लाइक्स जो हैं वो सेव करेंगे। ये स्टूडेंट्स, आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस, लेट्स सी हाउ वी कैन इंसर्ट वैल्यूज़ इनटू द डेटाबेस। हम लोग फॉर्म से डाटा रीड करेंगे HTML का, वो डाटा जाएगा हमारे पास एक PHP के स्क्रिप्ट को, और उस स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, और फिर वो वैल्यूज़ हम लोग डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। ओके, ये हमारे पास फॉर्म है HTML का, इसके अंदर हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड ले रहे हैं, और एक्शन के अंदर हमारे पास ऐड यूज़र डॉट PHP है। तो व्हेन वी विल क्लिक द सबमिट बटन, the information provided by the user in the form will be submitted to the script. So let's have a look at the script add user.php. इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप फॉर्म से डाटा ले रहे हैं तो आप PHP एंड पे आप उसे चेक करें कि वो डाटा एग्जिस्ट करता है या नहीं, पास हुआ है या नहीं हुआ, बिफोर यू पुट इट इन द डेटाबेस। तो हम लोगों ने उससे देख लिया, अगर हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो अब हम लोग इन वैल्यूज़ को जो है वो वेरिएबल्स में सेव कर लेते हैं, और फिर इनको डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराएंगे। तो जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक वेरिएबल ले लेते हैं यूज़र नेम का, और फिर हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं पासवर्ड का। राइट, ये हम लोगों ने वैल्यूज़ गेट कर ली, और अब हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करके वैल्यूज़ जो है वो हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रोटोकॉल
के अंदर ये कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि किस किस्म का डेटाबेस हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं, DBMS कौन सा है। अब क्योंकि हम लोग PDO यूज़ कर रहे हैं, तो जब हम लोगों ने किसी और डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा तो यहाँ पे हम लोग MySQL की जगह उस DBMS का नाम लिख देंगे। इसके बाद हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये होस्टेड कहाँ पे है। अगर आपके पास वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर एक ही मशीन पे होस्टेड हैं तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट लिख सकते हैं। और फिर सेमीकोलन के बाद हमें यह बताना पड़ेगा कि हम लोग कौन से डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। तो वो हम लोग DB नेम इज़ इक्वल टू यूज़र्स, ये हम लोग डेटाबेस नेम जो है वो मेंशन कर देंगे। इसके अलावा हमें डेटाबेस का यूज़र और पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, DB यूज़र। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जब शैम्प हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो डेटाबेस का जो यूज़र होता है वो रूट होता है और उसका पासवर्ड हमारे पास नल होता है। लेकिन मेक श्योर कि जब आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाएंगे, यू नेवर यूज़ रूट, इंस्टेड यू विल क्रिएट अ डेटाबेस यूज़र विद अप्रोप्रिएट प्रिविलेजेस, और फिर उसका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप सेट करेंगे। और रूट का पासवर्ड कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे अपनी वेबसाइट को, तो मेक श्योर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर द रूट यूज़र। अभी जस्ट लर्निंग पर्पसेस के लिए हमारे पास जो है ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, लेकिन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम लोग कभी भी इस तरह एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं यूज़ करेंगे। तो नाउ वी हैव द कनेक्शन स्ट्रिंग, वी हैव द यूज़र नेम, वी हैव द पासवर्ड। अब हम लोग जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग PDO की ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग, जो हमारे पास यूज़र नेम है और जो हमारे पास डेटाबेस का पासवर्ड है, वो हम लोग पास कर देते हैं। तो अब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। देयर इज़ अ चांस कि हमारे पास कनेक्शन इस्टेब्लिश ना हो, तो उस सूरत में हमें कैसे पता चलेगा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ? हम लोग इस सारे कोड को जो डेटाबेस से रिलेटेड है, इसे हम लोग एक ट्राई कैच के अंदर ले जाते हैं। ट्राई कैच के अंदर हमारे पास इस कोड को प्लेस करने से क्या होगा कि इन केस हमारे पास किसी भी लेवल पे कोई एरर आता है, तो हम लोगों के पास एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी और उस एक्सेप्शन को कैच करके हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट हुई है। तो ट्राई और कैच, कैच के अंदर हम लोग PDO एक्सेप्शन को कैच करते हैं और डाई या एग्जिट का मैसेज मेथड हम लोग यूज़ कर लेते हैं। उसके अंदर e.get मैसेज का फंक्शन हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो होगा क्या कि अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन थ्रो होगी तो हम लोग गेट मैसेज के थ्रू ये रीड कर लेंगे कि ये कौन सी एक्सेप्शन है, उसे हम लोग डिस्प्ले करेंगे और PHP का जो हमारा स्क्रिप्ट है उससे हम लोग बाहर निकल आएंगे। अब कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद हम लोगों ने इंसर्ट की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इंसर्ट की SQL स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम लोग वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में। जस्ट मेक श्योर कि जो आपके पास इंसर्ट की स्टेटमेंट है उसके अंदर जब आप फॉर्म से डाटा ले रहे हैं, जिस तरह इस केस में हमारे पास जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो एक फॉर्म से आ रहा है, तो जस्ट मेक श्योर कि यू यूज़ प्लेस होल्डर। मेक योर हैबिट टू यूज़ प्लेस होल्डर्स व्हेन एवर यू आर यूजिंग द इंसर्ट स्टेटमेंट्स और डिलीट स्टेटमेंट और अपडेट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लोग पहले SQL की एक क्वेरी लिख लेते हैं, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, आई गेस टेबल का नाम यूज़र है, और उसके अंदर जो कॉलम्स के नेम है वो हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड है। ID हम लोग नहीं पास करेंगे क्योंकि ID जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा MySQL, ऑटो ID देगा और वो MySQL जनरेट करेगा। और वैल्यूज़ के अंदर अब आपने ऑल तो देखें, यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड भी लिख सकते हैं, बट इट इज़ नेवर रिकमेंडेड। आप शुरू से अपनी हैबिट बनाएं कि आप यहाँ पे प्लेस होल्डर्स यूज़ करें। इससे आपके पास आपकी वेबसाइट के अंदर you would be able to prevent your websites from certain attacks such as SQL injection। तो अब यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ कर लें यूज़र का और पासवर्ड का, और ये हमारे पास SQL स्टेटमेंट हो गई। अब हम लोग PDO के थ्रू इसको प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग एक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और PDO डॉट प्रिपेयर, और PDO के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग जब इसे प्रिपेयर करेंगे तो इसे हम लोग SQL स्टेटमेंट दे देंगे। अब PDO का ऑब्जेक्ट हमें एक स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट दे देगा। स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे और जो हमारे पास नेम्ड प्लेस होल्डर्स थे उनकी हम लोग वैल्यूज़ दे देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट। इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर्स हम लोगों ने पास करने, जो नेम्ड प्लेस होल्डर्स हैं उनकी वैल्यूज़ पास करनी है। अब 2 वैल्यूज़ हैं तो वो हम लोग एरे की फॉर्म में पास करेंगे। इसके अंदर
ये एक एसोसिएटिव एरे होगी, उसकी की जो है वो हमारे पास प्लेस होल्डर नेम हो जाएगा और उसकी वैल्यू वो वैल्यू हो जाएगी जो हम लोग डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर जो की है वो हमारे पास यूज़र है और उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास PHP के वेरिएबल यूज़र नेम में है और उसके बाद सेकंड जो की है वो हमारे पास पासवर्ड है और उसकी वैल्यू हमारे पास PHP के वेरिएबल पासवर्ड में है। ठीक है, तो इंसर्ट हम लोग 3 स्टेप्स में करेंगे, ऑल्दो वी कैन डू दिस इन 1 स्टेप बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। हम लोगों ने इंसर्ट की एक क्वेरी लिखी एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, उसके अंदर हम लोगों ने 2 प्लेस होल्डर्स दे दिए यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए, और फिर हम लोगों ने PDO के थ्रू स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया और फिर उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। जब हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो जितने हमारे पास प्लेस होल्डर्स होंगे उनकी वैल्यूज़ हमें पास करनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग नेम प्लेस होल्डर्स यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे उसकी की और फिर एरो के बाद उसकी वैल्यू दे देंगे, फिर नेक्स्ट प्लेस होल्डर की उसका नाम एज की दे देंगे और फिर उसकी वैल्यू दे देंगे। लेट्स से अगर आप यहाँ पे नेम प्लेस होल्डर्स ना यूज़ कर रहे होते, आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स यूज़ कर रहे होते विच आर कॉल्ड पोजिशनल प्लेस होल्डर्स, तो फिर आपने सिर्फ इस तरीके से वेरिएबल्स की वैल्यूज़ दे देनी थी। तो बोथ वेज आर फाइन, लेकिन नेम प्लेस होल्डर्स का फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास जो कॉलम्स हैं उनका आपके पास ऑर्डर चेंज हो जाता है या आप जो वैल्यूज़ इंसर्ट करें उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स जो हमारे पास पोजिशनल प्लेस होल्डर्स हैं। लेकिन जो नेम प्लेस होल्डर्स हैं उसके अंदर अगर आपके पास फील्ड्स की वैल्यूज़ उनका ऑर्डर चेंज भी हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सो now this statement should insert a value into the database. Let's see if it is working. Okay, फॉर्म हमारे पास hello.php है। अब हम लोग यूज़र नेम देते हैं बिलाल ABCDEF, पासवर्ड देते हैं। अभी लाइक्स हम लोग डेटाबेस में नहीं स्टोर कर रहे, हम लोग सिर्फ जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसे डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। तो वी गॉट एन एरर, इनवैलिड पैरामीटर नंबर पैरामीटर was not defined. So let's see why we got this error. अगर हम लोग प्लेस होल्डर्स देखें तो टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस होल्डर्स की जगह क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लिया था जो पोजिशनल प्लेस होल्डर्स थे, लेकिन एक्चुअली एरे को एग्जीक्यूट करते हुए हम लोग नेम प्लेस होल्डर्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र और फिर पासवर्ड नेम प्लेस होल्डर होगा। मैं इसी पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो वही फॉर्म दोबारा सबमिट हो जाएगा। इसको हम लोग रिफ़्रेश करते हैं। ओके, नाउ द स्टेटमेंट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, हमारे पास कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई। अब हम लोग डेटाबेस के अंदर जाके देख लेते हैं कि ये वैल्यूज़ इंसर्ट हुई हैं या नहीं। तो हम लोग PHP MyAdmin में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज़र के टेबल में जाते हैं और फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ रोज़ नज़र आ जाती हैं और पहली रो हमें नज़र आ रही है बिलाल और उसका पासवर्ड नज़र आ रहा है। जस्ट मेक श्योर कि जब आप पासवर्ड्स एक्चुअली डेटाबेस में सेव कर रहे होंगे तो आप इसकी हैश वैल्यूज़ इंसर्ट कराएं, आप प्लेन पासवर्ड्स आप इंसर्ट नहीं करेंगे। और ये जो 1 ID है ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है, MySQL ने इसको ऑटोमेटिकली जनरेट किया है। अब सेकंड जो हम लोग काम करना चाहते हैं वो ये है कि जो यूज़र की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसे पसंद है, जो लाइक्स के फॉर्म में हम लोगों ने ली है, वो हम लोग इसके लाइक्स के टेबल में डालना चाहेंगे। और लाइक्स के टेबल में हमारे पास क्या होगा, यूज़र की ID होगी और फिर हम लोग उसकी जो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पसंद हैं वो हम लोग उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे इन फॉर्म ऑफ लाइक्स। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि जब हम लोग PHP के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं तो वी डोंट नो कि यूज़र ID क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास MySQL एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है लास्ट इंसर्ट ID। तो जब हम लोग इंसर्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो लास्ट इंसर्ट ID के थ्रू हम लोग जो यूज़र इंसर्ट हुआ है उसकी ID गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडिया ये है कि यूज़र को इंसर्ट करेंगे, उसकी ID मिल जाएगी, उस ID के अगेंस्ट हम लोग लाइक्स को इंसर्ट कर देंगे। तो लेट्स डू इट। ओके, अगर हमारे पास लाइक्स का वेरिएबल सेट हुआ है तो हम लोग हर एक लाइक को डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो वी वुड हैव मल्टीपल इंसर्ट स्टेटमेंट्स। ओके, बिफोर दैट वी विल नीड यूज़र ID। यूज़र ID हमें किस तरह मिलेगी, हम लोग PDO का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके अंदर हमारे पास लास्ट इंसर्ट ID का फंक्शन है। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो यूज़र इंसर्ट हुआ है उसकी जो ऑटोमेटिकली ID उससे साइन हुई है वो हमें मिल जाएगी। वो हम लोगों ने यूज़र ID में सेव कर ली।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस यूज़र आईडी के अगेंस्ट हम लोग जो लाइक्स का टेबल है उसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ इंसर्ट कर देंगे। तो लेट्स डू इट। इसी इंसर्ट की स्टेटमेंट्स को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू लाइक्स, अब हर एक लाइक के लिए हमारे पास इंसर्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इंसर्ट इनटू लाइक्स, और इसके अंदर हमारे पास यूज़र आईडी है जो उसका कॉलम है, और फिर उसके लाइक्स का दूसरा कॉलम है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिखेंगे। और प्लेस होल्डर्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे यूज़र आईडी का प्लेस होल्डर है और फिर लाइक्स का प्लेस होल्डर है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं। यूज़र आईडी हमारे पास प्लेस होल्डर है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हम लोगों ने यूज़र आईडी लास्ट इंसर्ट आईडी के फंक्शन के थ्रू लिया है वो यूज़र आईडी हो जाएगी। और फिर दूसरा हमारे पास नेम प्लेस होल्डर लाइक्स का, इसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, जो हम लोगों ने लाइक गेट किया। और लाइक हम लोग कैसे गेट कर रहे हैं, आइट्रेट कर रहे हैं हम लोग इस एरे पे, लाइक्स की एरे पे, चेक बॉक्सेस की एक एरे होगी और उसके अंदर से जो फर्स्ट आइट्रेशन में हमें वैल्यू मिलेगी वो लाइक के अंदर आ जाएगी, तो उसे हम लोग एज इट इज़ डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ऑल्दो दिस इज़ ऑल्सो नॉट सेफ, लेकिन हम लोग कमिंग मॉड्यूल्स में देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे सेव कर सकते हैं, कोड को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। तो इससे अब हमारे पास ये हो जाना चाहिए कि यूज़र नेम पहले इंसर्ट होगा डेटाबेस के अंदर यूज़र्स के टेबल में, फिर उसके बाद जो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पसंद है वो हमारे पास लाइक्स के टेबल में जाके इंसर्ट हो जानी चाहिए। तो लेट्स ट्राई दिस कोड। लेट्स से सेकंड यूज़र हमारे पास अहमद है, तो पासवर्ड हमारे पास 1234 है, और लेट्स से ही लाइक्स ऑल द लैंग्वेजेस, राइट। तो इसे सबमिट करते हैं। ओके, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई, तो हमारे पास वैल्यूज़ डेटाबेस में इंसर्ट हो जानी चाहिए। लेट्स ओपन द डेटाबेस। यहाँ पे हम लोग इस टेबल को ब्राउज़ करते हैं। तो आप देखें यूज़र आईडी, अगर हम लोग यूज़र्स के टेबल के अंदर देखें तो हमारे पास सेकंड जो यूज़र अहमद है उसकी आईडी 2 है, राइट। ये हम लोगों ने लास्ट इंसर्ट आईडी के फंक्शन के थ्रू गेट की। और फिर हमारे पास जो लाइक्स का टेबल है उसके अंदर हम लोगों ने यूज़र आईडी 2 के अगेंस्ट हम लोगों ने उसकी लाइक्स जो हैं वो हम लोगों ने स्टोर करते हैं। एक नॉर्मलाइज टेबल में हमारे पास जो है ये लाइक्स का एक अलग टेबल होगा जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, और फिर जो ये लाइक्स का और जो हमारे पास यूज़र्स का टेबल, इसमें मैनी टू मैनी रिलेशन होगा। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, इस वजह से हम लोग मिनिमम वो चीज़ें सीख रहे हैं जिसकी बेस पे आप आगे अप्रोप्रिएटली इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकें। So now we have inserted the likes of a user into the database. Dear students, after we have inserted values into the database using PHP, let's see how we can fetch the values from database and display them in PHP. So let's do an example, और उसके अंदर हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने database से values fetch करके लेके आनी है और उनको PHP के अंदर या PHP के थ्रू हम लोग डिस्प्ले करेंगे। ओके, इसके लिए हम लोग एक सर्च का एक फॉर्म बना लेते हैं, एक स्क्रिप्ट हम लोग बना लेते हैं search.php, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग जो है वो लेट्स से यूज़र नेम हम लोग पास करते हैं, और अगर वो यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है तो हम लोग लेट्स से उसकी आईडी जो है वो हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं, आईडी और यूज़र नेम डिस्प्ले कर देते हैं। तो हम लोग फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर हम लोग आईडी पूछ लेते हैं कि यूज़र की हमारे पास आईडी क्या है। ओके, लेट्स से आइडिया ये है कि हम लोग यहाँ पे आईडी 1 पास करेंगे, और हमारे पास जो आईडी है यूज़र विद आईडी 1 उसका हमारे पास यूज़र नेम डिस्प्ले हो जाएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे एक्शन पेज हम लोग सर्च रिजल्ट्स का कर देते हैं, ठीक है, सर्च results.php। और हम लोग इसे सर्च results.php। अब फॉर्म हमारे पास search.php पे है, और हमारे पास जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये फॉर्म का डाटा चला जाएगा सर्च
results.php में। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग सर्च यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग मेथड गेट ही यूज़ कर सकते हैं, इट वुड बी फाइन। सर्च results.php के अंदर हम लोग जो यूज़र आईडी गेट करेंगे वो हम लोग लेट्स सी यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का नाम यूज़र आईडी है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़र आईडी देखेंगे, अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि इफ़ यूज़र आईडी इज़ सेट, तो अब हम लोग अगेन डेटाबेस से कनेक्शन करेंगे, एक क्वेरी क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग यूज़र आईडी स्पेसिफाई करेंगे और फिर हम लोग उसके रिजल्ट्स जो हैं वो हम लोग ले आएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हैं जो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं और हर एक के अंदर हम लोग अगर कनेक्शन का कोड रिप्रोड्यूस करते हैं, दोबारा से लिखते हैं, तो और अगर हमें डेटाबेस का लेट से यूज़र नेम या कोई हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड कोई चीज़ चेंज करनी पड़ती है तो हमें सारे स्क्रिप्ट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी रिलेटेड जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो हम लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, पीडीओ का हम लोग इसके अंदर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं और जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हम लोग इसके अंदर सेव कर लेते हैं। इससे हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास database.inc.php, कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हैं। कन्वेंशन ये है कि जो फाइल्स हम लोग इंक्लूड करते हैं उनको inc की एक्सटेंशन दे देते हैं और फिर उसके बाद .php की एक्सटेंशन। तो ये हमारे पास database.include.php हमारे पास फाइल होगी। अब इसको हम लोग जहाँ पे भी हमने डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है हम लोग इस फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसके लिए इट्स रिकमेंडेड कि आप रिक्वायर्स वंस को यूज़ करें ताकि हमारे पास ये फाइल सिर्फ एक मरतबा इंक्लूड हो। और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं database.inc.php। और जो हमारे पास दूसरा जो हमारे पास स्क्रिप्ट था add-user.php का, उसके अंदर भी हम लोग यही काम करेंगे कि वहाँ पे जो डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हम लोग रिमूव करके उसकी जगह हम लोग रिक्वायरमेंट्स database.include.php कर लेंगे। तो आपने जहन में रखना है कि जो भी आपके पास कोड रिपीट हो रहा है इनटू मल्टीपल फाइल्स, उसको आपने एक जगह पे रखना है और फिर उन फाइल्स के अंदर आपने उसको इंक्लूड कर लेना है। तो सर्च रिजल्ट्स के अंदर हम लोगों ने इसको इंक्लूड कर लिया और हमारे पास यहाँ पे यूज़र आईडी है। आईडी हम लोग गेट से जो है वो यूज़र आईडी गेट कर लेते हैं, राइट। और बाकी हम लोग स्टेटमेंट्स दोबारा से लिख लेते हैं। ओके, अब हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, आईडी के अंदर हमारे पास यूज़र आईडी आ गई। अब हम लोग एक क्वेरी लिखेंगे जिसके थ्रू हम लोग वो रिज़ल्ट फैच करके लाएंगे जो हमारे पास जिसके अंदर आईडी जो है वो हमारे पास यूज़र आईडी के इक्वल है। तो हम लोग सीक्वल की एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सीक्वल इज़ इक्वल टू सेलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र्स। आई ऑलवेज फॉरगेट कि यूज़र था, ये यूज़र्स था। फ्रॉम यूज़र, ओके, फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली आईडी भी लिख सकते हैं और प्लेस होल्डर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आईडी इज़ इक्वल टू आईडी का हम लोग प्लेस होल्डर यूज़ कर लेते हैं। हम लोग एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, अब पीडीओ की ऑब्जेक्ट हमारे पास database.include.php के अंदर डिफाइंड है। तो pdo.prepare और SQL, और फिर हम लोग इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और इसके अंदर आईडी जो है वो हम लोग पास कर देते हैं, राइट। तो हम लोगों ने ये नेम प्लेस होल्डर यूज़ किया और आईडी हम लोगों ने गेट से गेट की, वो हम लोगों ने इसको पास कर दी। तो इस स्टेटमेंट के रिज़ल्ट में हमें रिज़ल्ट्स मिलने चाहिए और हमें पता है कि क्योंकि हमारे पास आईडी जो है वो प्राइमरी की है और एक ही रिज़ल्ट हमारे पास फैच होगा, तो हम लोग डायरेक्टली
रो इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट डॉट फैच, और फिर हम लोग इसके अंदर फैच को कॉल करेंगे तो हमारे पास जो डाटा वो रो के अंदर आ जाएगा, और रो के अंदर जो हमारे पास कॉलम्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए हुए हैं वो हमें एज एसोसिएटिव एरे मिल जाएंगे। तो सो रो इज़ एन एसोसिएटिव एरे, इसके अंदर आप यूज़र नेम लिखेंगे तो आपको यूज़र नेम मिल जाएगा। हम लोग इसके अंदर ये कह देते हैं इको आईडी ऑलरेडी हम लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग आईडी को डिस्प्ले कर देते हैं, उसका आईडी की पेज पे यूज़र नेम हम लोगों ने सर्च किया और उसको हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। सो लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स। हम लोग यहाँ पे आईडी 1 पास करते हैं एंड वी गॉट अ फैटल एरर। फैटल एरर हमारे पास ये कि फैच ऑन बुलियन, तो मोस्ट लाइकली हम लोग फैच के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, लेट्स गो टू द कोड। और यहाँ पे ओके, तो जब हम लोग एक्चुअली जब हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो वी हैव टू ऑप्शंस, पीडीओ डॉट क्वेरी और पीडीओ डॉट क्वेरी डायरेक्टली भी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और फिर हम लोग पीडीओ डॉट प्रिपेयर और स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट से भी हम लोग इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने एग्जीक्यूट को यूज़ किया है तो हमारे पास फिर एग्जीक्यूट जो है वो सिर्फ हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है कि हमारे पास ये स्टेटमेंट सही एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली, जिस तरह पीडीओ डॉट क्वेरी के अंदर एक्सप्लिसिटली हम लोग रिजल्ट्स को फैच करते हैं और उन्हें 1 बाय 1 प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जब हम लोग स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो स्टेटमेंट के थ्रू डायरेक्टली हम लोग रिजल्ट्स को फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट सेट की अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट डॉट फैच करते हैं, तो स्टेटमेंट डॉट फैच से हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट इस वेरिएबल में आ जाना चाहिए, रो के वेरिएबल में, और फिर उसको हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। तो लेट्स सी, इसको हम लोग दोबारा सबमिट करते हैं। ओके, नाउ जब हम लोगों ने यूज़र आईडी 1 दी तो उसका हमें यूज़र नेम मिल गया बिलाल, और इसी तरह जब हम लोग यूज़र आईडी 2 देते हैं तो हमें उसका यूज़र नेम मिल गया अहमद। तो नाउ इट इज़ वर्किंग। इसी तरीके से हम लोग तमाम के तमाम यूज़र्स की इंफॉर्मेशन भी हम लोग गेट कर सकते हैं, या ये भी हम लोग गेट कर सकते हैं कि हमारे पास किस यूज़र को कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो पसंद हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट्स से अगर हम लोग तमाम के तमाम यूज़र्स का रिकॉर्ड फैच कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग जो रो इज इक्वल टू स्टेटमेंट डॉट फैच है, इसे हम लोग एक वाइल लूप के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, कि जब तक हमारे पास रिजल्ट्स फैच हो रहे हैं तब तक हम लोग उनको फैच करते रहें और उन्हें प्रोसेस करते रहें। तो वी वुड जस्ट पुट दिस स्टेटमेंट इनटू अ वाइल स्टेटमेंट। सो जस्ट रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन कि आपने जब भी यूज़र से कोई इनपुट लेनी है फॉर्म के थ्रू तो ऑलवेज़ यूज़ प्लेस होल्डर्स, ठीक है। आप ऑल्दो यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो आप ये लिख सकते थे कि यहाँ पे आप आईडी लिख देते, ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करते कि स्टेटमेंट डॉट प्रिपेयर की भी ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली पीडीओ डॉट क्वेरी करते, उससे आपको रिजल्ट्स मिल जाने थे, और फिर आप वाइल रो इज़ इक्वल टू रिजल्ट डॉट फैच करते, तो आपके पास लाइन ऑफ कोड तो शायद कुछ कम हो जाता, लेकिन देन उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास फिर सिक्योरिटी के इशू आ सकते थे। तो वेन एवर यू आर गेटिंग डाटा फ्रॉम अ फॉर्म प्रोवाइडेड बाय द यूज़र, जस्ट मेक श्योर यू यूज़ द प्लेस होल्डर।